नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अजय वॉरियर्स में। मैं अजय तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अजय वॉरियर्स में। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे हमारे महानायक श्रृंखला सीरीज हमने एक स्टार्ट की है। हमारा प्रयास है कि हमारी युवा पीढ़ी, हमारे भाई बहन जो हमारे महानायकों को भूल चुके हैं या भूलते जा रहे हैं, उनको याद दिलाने का हमने आज एक प्रण लिया है। आज 26 जनवरी है, हमारा गणतंत्र दिवस है। आप सब 26 जनवरी की महत्ता जानते हैं, सुने हैं, देखे हैं। कुछ हमारे बड़े बुजुर्ग जो उस आंदोलन में भी रहे, देखे हैं, उन्होंने उन सारी यातनाओं को, कठोर यातनाओं को झेला भी है। लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी या हमारी पीढ़ी जिसमें हम अभी जी रहे हैं, वो ना तो याद करना चाहते हैं और ना तो उन्हें कोई याद दिलाना चाहता है। आपने देखा होगा कि कोई भी यूट्यूब चैनल इन पर बात नहीं करता। ना तो आपको कोई ऐसी किताब मिलेगी, बहुत कम ही देखने को मिलेगी, जिसमें सटीक, सही और सच्ची जानकारी दी गई हो। और ना ही हमारे सिलेबस में आप उच्चतर शिक्षा ले रहे हैं तो भी बहुत थोड़ी थोड़ी बातों में कुछ लोगों का जिक्र है जिन्होंने बहुत कुछ किया, और कुछ लोगों को छोड़कर बाकी बहुत सारे लोगों का जिक्र एकदम नॉमिनल है, नाम मात्र है। तो साथियों, हमने ये श्रृंखला, हमारे महानायक श्रृंखला सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आज हम सबसे पहले बात करेंगे भारतीय इतिहास का वो नौजवान जो मात्र 18 वर्ष की उम्र में 18 साल, मात्र 18 साल की उम्र में पहली बार फांसी दी गई। हम आज उनकी बात करेंगे। आपको पता होगा, आपने थोड़ी बहुत मात्रा में पढ़ी होगी, क्योंकि जो हमारे भाई बहन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें थोड़ा बहुत पता होगा। लेकिन आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आज से हमने ये श्रृंखला स्टार्ट की है और हर हफ्ते, हर संडे ये श्रृंखला पे एक एक वीडियो आपको मिलेगा। हमारे महानायक जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, हमारे भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया। तो शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास की, साथियों, भारतीय इतिहास की वो पहली फांसी जो मात्र 18 वर्ष के बच्चे को दी गई। 18 वर्ष कितना होता है आप सब जानते हैं। आजकल के तो युवा 18 साल में रील्स देखने में बिजी हैं। उन्हें 1 मिनट में 50 रील्स देख सकते हैं, वो नंगी पुंगी तस्वीरें देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। गंदा से गंदा जो आपको गुमराह करने वाले वीडियोस होते हैं वो देख सकते हैं, देखते भी हैं। और इसी की देन है कि आज हमारे देश के सबसे ज्यादा युवा गुमराह हैं। कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है, लेकिन हम सब किस तरफ बढ़ रहे हैं, ये सोचने का विषय है, मनन करने का विषय है। साथियों, अब हमने तो बीड़ा उठा लिया है। शायद हमारे भाई बहनों में बहुत सारे लोगों को ये बात अच्छी ना लगे, ना उन्हें पसंद आए, क्योंकि ये वीडियो उन्हें रोक कर रखेगा और उन्हें शायद पसंद ना आए। लेकिन उन्हीं में से हमारे कुछ भाई बहन जो हमको, अगर वीडियो तक बने रहे तो पक्का है, ये हम दावा करते हैं कि वो कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे, और नहीं तो उनको गर्व तो जरूर महसूस होगा। बस 20 मिनट का ये वीडियो होगा, 20-25 मिनट का। हम चाहते हैं कि आप पूरे इत्मीनान और धैर्य के साथ हमें सुने। मित्रों, हम जानते हैं कि हमारे पास साधन नहीं है, हम साधन विहीन हैं। हम उस तरह से आपको दिखा नहीं सकते जैसा कि आप मीडिया हाउसेज में और सारे लोगों को आप देखते हैं। लेकिन
हमारे शब्द साधन विहीन नहीं, हम तो बोल सकते हैं ना, हमें बोलने की आज़ादी है, तो हमें तो शर्म आती नहीं, हम बोलेंगे, हम अपना काम करेंगे क्योंकि हमने बीड़ा उठाया है। तो हम आज 26 जनवरी है, आज हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे यूट्यूब का पहला वीडियो है, हमारा पहला वीडियो है, और हम पहले वीडियो से ही स्टार्ट कर रहे हैं ये श्रृंखला हमारे महानायक की। तो आशा है आप सब प्यार देंगे, आप सब हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे। साथियों, बात करते हैं खुदीराम बोस जी की। साथियों, खुदीराम बोस जी का जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1889 को मिदनापुर जिले, बंगाल का मिदनापुर जिला, बुआनी नामक गांव। इनके पिताजी का नाम त्रिलोकीनाथ था और माताजी का नाम लक्ष्मी देवी प्रिया था। साथियों, खुदीराम बोस अच्छा खासा जीवन जी रहे थे, बाल्यकाल उनका चल रहा था, लेकिन इसी बीच आता है वो काला दिन, बंगाल प्रेसिडेंसी का सबसे बड़ी घटना, 16 अक्टूबर 1905 की, 16 अक्टूबर 1905 का वो काला दिन, जब लॉर्ड कर्जन ने, मैं उसे लॉर्ड कहना नहीं चाहता, जानते हैं कि आपको किताबों में अभी तक यही लिखा मिला होगा, मुझे, मेरे लिए वो लॉर्ड नहीं, लॉर्ड मीन्स होता है भगवान, और वो कुत्ता है। मैं मानता हूँ कि हमने गलत शब्द का प्रयोग किया, लेकिन वो ठीक नहीं, लॉर्ड कहना उसे ठीक नहीं, तो हम लॉर्ड नहीं कहेंगे, हम सिर्फ कर्जन कहेंगे, ठीक है। साथियों, 16 अक्टूबर 1905 की घटना, वो काला दिन जब बंगाल में विभाजन किया गया, हिंदू मुस्लिम को अलग करने की एक साजिश थी, और कुछ हद तक वो सफल भी रही। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, लोग सड़कों पर उतरे, जनमानस में इतना रोष पनपा कि रोज लोग सड़कों पर उतरे, तमाम पत्र पत्रिकाओं में छापा गया, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किए गए, जिसमें कुछ मुखपत्र, युगांतर, रिवोल्यूशनरी पार्टी, पी मित्रा जी का युगांतर, सत्येंद्र नाथ बोस, ये सब लोग, भूपेंद्र दत्त, भूपेंद्र नाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद जी के भाई साहब, इन सब लोगों ने, और अन्य देश के नागरिक, देश के लोग सड़कों पर उतर आए। स्वदेशी आंदोलन अपने चरम पर था, बंगाल विभाजन लागू होने के नाते। खुदीराम बोस जी तब 1905 में मात्र 15 वर्ष की आयु थी उनकी, और वो कक्षा 9 के विद्यार्थी हुआ करते थे। उन्होंने, उनके मन में ऐसी भावना जगी, देशभक्ति की ऐसी ललक लगी कि उन्होंने अपनी कक्षा 9 की पढ़ाई छोड़ दी, बीच में ही छोड़ दी। सोचिए, 15 वर्ष का बच्चा, जिन्होंने अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना छोटा सा योगदान देने का प्रयास किया, भारत को आज़ाद कराने का प्रयास किया, क्या सोच थी उनकी। और हमारे आज के युवा जो 18 साल में क्या करते हैं आपको बताने की जरूरत नहीं, उनको पता ही नहीं है कि भारत राष्ट्र कितना महान था, है और रहेगा। तो खुदीराम बोस जी का जन्म हुआ 3 दिसंबर 1889 को, मिदनापुर, बंगाल जिले, बंगाल राज्य में आता है, वहाँ बुआनी नामक गांव पे। उनके पिताजी का नाम त्रिलोकीनाथ था और माताजी का नाम, जैसा कि हमने आपको बताया, कि लक्ष्मी देवी प्रिया था। साथियों, बंगाल विभाजन हुआ, स्वदेशी आंदोलन अपने चरम पर था, लोग सड़कों पर उतरे, नारे लगा रहे थे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, अपना रोष व्यक्त कर रहे थे। तब ये कक्षा 9 का विद्यार्थी, जो कक्षा 9 में पढ़ रहे थे, इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और
स्वदेशी आंदोलन में शामिल हो गए। साथियों, उस वक्त बालक खुदीराम बोस स्कूल छोड़ने के बाद इन्होंने रिवोल्यूशनरी पार्टी ज्वाइन की। रिवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने। इन्होंने वंदे मातरम की पर्चियां बांटी। इन्होंने और सारी गतिविधियों में शामिल होने का निर्णय लिया। मिदनापुर में पी मित्रा द्वारा बनाई गई युगांतर पार्टी, जो एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था थे, जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ काम करते थे, अपने मुखपत्र छापते थे, के सदस्य बने। बंगाल विभाजन के दौरान सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा लिखा गया सोनार बांग्ला, उसकी पर्चियां बांटी गई, प्रदर्शनी लगाई गई थी। उसमें इन्होंने पर्चियां बांटने का काम किया। वंदे मातरम नाम से पर्चियां बांटी जाती थी, उन सबको बांटा। इसी दौरान खुदीराम बोस कई बार गिरफ्तार भी हुए, लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्हें रिहा कर दिया जाता था। एक बार एक पुलिस अधिकारी ने उनको पकड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने उसे घूंसा मारकर वहां से भाग निकले। और जानते ही हैं कि भारतीय घूंसा मारने में कितने आगे होते हैं। उन्होंने उसको घूंसा मारी और वहां से भाग निकले। इस प्रकरण में उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और कोई गवाह, कोई सबूत न मिलने की वजह से कुछ महीने जेल में रहने के बाद इन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन खुदीराम बोस तब तक ब्रिटिश हुकूमत की आंखों में शूल की तरह चुभने लगे थे, क्योंकि इनकी एक्टिविटी कई बार एकदम फ्रंट पे पकड़ी गई कि ये 15 साल का लड़का इतना परेशान कर दिया था कि वो जैसे तैसे इनको किसी बड़े जुर्म में गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहते थे। साथियों, 6 दिसंबर 1907 की घटना है, जब खुदीराम बोस ने नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर की एक विशेष ट्रेन पर हमला किया। और ये घटना 1908 में भी दोहराई गई। उन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारी, वाटसन और पंफलेट फुलर, इन दोनों के ऊपर हमला किया। लेकिन अफसोस, उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच निकले। लॉर्ड कर्जन द्वारा जब बंगाल विभाजन स्टार्ट किया गया 16 अक्टूबर 1905 को, उसके विरोध में सड़कों पर उतरे लाखों भारतीय, एकदम जन सैलाब उमड़ पड़ा। कलकत्ता के उस दौरान मजिस्ट्रेट हुआ करते थे डगलस किंग्सफोर्ड। डगलस किंग्सफोर्ड वो उस दौरान मजिस्ट्रेट हुआ करता था। उसने बहुत सारी गिरफ्तारियां ली, बहुत सारे भारतीयों को कठोर से कठोर दंड, जितना हो सकता था, जितना उसके दिमाग में आया, उतनी कठोर यातनाएं दी। इससे आहत होकर पी मित्रा द्वारा बनाई गई गुप्त क्रांतिकारी संस्था युगांतर ने निर्णय लिया कि डगलस को की हत्या करनी जरूरी हो गई है। उन्हें लगा कि अब इसे मारना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो यातनाएं जो इन्होंने उन भारतीय क्रांतिकारियों को दी, उससे ये लोग बहुत खफा थे। डगलस अपने आप में ब्रिटिश हुकूमत में सबसे तेज तर्रार नेता अधिकारी हुआ करता था, और इससे कर्जन बहुत खुश था कि इसने इतनी कठोर यातनाएं दी। जब युगांतर पार्टी, युगांतर क्रांतिकारी संस्थाओं ने उसकी हत्या का प्लान बनाया, योजना बना रहे थे, उसकी सूचना किसी तरह ब्रिटिश उच्चाधिकारियों को पता चलती है कि डगलस को मारने की साजिश की जा रही है, क्योंकि डगलस
वो मजिस्ट्रेट हुआ करता था, उसने इतनी सारी गिरफ्तारियां कराई थी, इतने सारे लोगों को कठोर यातनाएं दी थी, सब लोग खफा थे उससे। तो इस डर के नाते ब्रिटिश अधिकारियों ने डगलस किंग्सफोर्ड को पदोन्नति का बहाना बनाकर मुजफ्फरपुर, जो वर्तमान बिहार में है, उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था, बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत आता था। तो ब्रिटिश उच्चाधिकारियों ने निर्णय लिया कि डगलस किंग्सफोर्ड को यहाँ से हटा दिया जाए। उसने पदोन्नति का बहाना बनाकर इनको मुजफ्फरनगर सत्र न्यायाधीश बनाकर मुजफ्फरनगर बार बार निकल रहा है, मुजफ्फरपुर, बिहार, वर्तमान बिहार में है। मुजफ्फरपुर में पदोन्नति का बहाना बनाकर इसको सत्र न्यायाधीश बनाकर भेजा गया। और वो खुद भी इतना डरा था, वो वहां से हटना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके जान के पीछे पड़े थे। साथियों, इधर युगांतर समिति ने गुप्त बैठक बुलाकर किंग्सफोर्ड की हत्या की साजिश बना चुके थे और ये मुजफ्फरपुर आ चुका था। लेकिन इस योजना को अंजाम कौन देता, क्योंकि ये तो बहुत खतरनाक था। डगलस, जो मजिस्ट्रेट था, सत्र न्यायाधीश बनाया गया था, इसकी हत्या करता कौन? ये तो सीधे सीधे आग में घी डालने जैसा था, सॉरी, आग में सौंपने जैसा था, खुद को आग में सौंपने जैसा था, सीधे सीधे जान की बाजी लगाने जैसा था। लेकिन जब बैठक चल ही रही थी, तभी पीछे से दो हाथ उठते हैं, खुदीराम बोस जी और प्रफुल्ल चाकी जी। मात्र 16, मात्र 17 साल, मैक्सिमम 17 साल की उम्र थे। लोग चौंक जाते हैं कि ये छोटे बच्चे अपना हाथ ऊपर कर रहे हैं, इतनी बड़ी घटना को, इतनी बड़ी साजिश को, इतनी बड़ी हत्या को अंजाम देने के लिए ये लोग हाथ उठा रहे हैं। लेकिन इन लोगों का हौसला बुलंद था। ये दोनों लोग बहुत खफा थे और जल्द से जल्द डगलस किंग्सफोर्ड को मारना चाहते थे। सोचिए, इस पर चर्चा चल ही रही थी कि तभी इन दोनों बच्चों ने अपना हाथ ऊपर उठाया और योजना को सफल बनाने के लिए तैयार हुए। खुदीराम बोस को एक बम और एक पिस्टल दी गई तथा प्रफुल्ल चाकी को एक पिस्टल दी गई, और इन दोनों लोगों ने मिदनापुर से मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुए। मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद इन दोनों लोगों ने डगलस किंग्सफोर्ड की हर एक्टिविटी पर नजर बनाई। वो कब आता है, कब जाता है, कहाँ, कब, यहाँ तक कि उसकी बग्घी, उसके घोड़ों तक की पहचान की कि वो किस बग्घी से आता है, किस बग्घी से जाता है, कब वापस आता है, कब अपने घर जाता है। इन सारी गतिविधियों का उन लोगों ने नोटिस किया। कहा जाता है कि खुदीराम बोस जी ने खुद उसकी ऑफिस में जाकर उसकी पहचान की। जब सब कुछ इन लोगों ने देख समझ लिया, सारी योजना बना ली, तब इन लोगों ने उसे बम से उड़ाने का निर्णय किया कि हम इसको गोली नहीं मारेंगे, हम इसको बम से उड़ाएंगे। और फिर क्या था? फिर वो आया 30 अप्रैल 1908। 30 अप्रैल 1908 के दिन इन लोगों ने वो दिन तय किया, वो तारीख तय की कि जब शाम को हम लोग
बम से हमला करेंगे डगलस किंग्सफोर्ड की बग्घी पर। साथियों, लक्ष्मेंद्र नाथ चोपड़ा जी जो इतिहासकार हैं वो लिखते हैं कि मुजफ्फरपुर की शाम बहुत ही रंगीन हुआ करती थी। मुजफ्फरपुर के स्टेशन क्लब में डगलस किंग्सफोर्ड हर शाम वहां पे आया करता था। वहां पे अपने वो कुछ सुकून के पल बिताता था। वहां पे शराब, डांस, मांस मदिरा, इन सब का सेवन हुआ करता था। अच्छी खासी पार्टी चलती थी। वहां पे इंडोर गेम्स भी खेले जाते थे और ये खेलने आता था। बड़े बड़े उच्चाधिकारी, ब्रिटिश उच्चाधिकारी और भारतीय जो उच्च पदों पर आसीन हुआ करते थे, उन लोगों की ये पार्टी हुआ करती थी। और इसी पार्टी से वापस जाते समय खुदीराम बोस जी और प्रफुल्ल चाकी ने निर्णय लिया कि जब ये यहाँ से निकलेगा तो हम लोग इसकी बग्घी पर बम से धमाका करेंगे। साथियों, लक्ष्मण नाथ चोपड़ा जी लिखते हैं कि इन लोगों ने 30 अप्रैल 1908 का दिन मुकर्रर किया और रात के 10 बजे जब वो अपनी बग्घी से स्टेशन क्लब से अपने घर की तरफ जा ही रहा था तो इन लोगों ने देखा कि एक बग्घी इनकी तरफ आ रही है। इन्होंने पूरे अपनी हिम्मत बांध कर, डर तो लग ही रहा था, लेकिन इन्होंने बम फेंका, उस बग्घी पर बम फेंका। बम का धमाका इतना तेज था, इतना तीव्र था, इतना प्रभावी था कि बग्घी के परखच्चे उड़ गए और 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। साथियों, लेकिन इनको क्या पता था कि वो बग्घी में बैठा ही नहीं था उस दिन। उस दिन वो अपनी बग्घी में नहीं बल्कि एक दूसरी बग्घी में बैठा था और उस दिन उसकी बग्घी में उसके साथी दोस्त की पत्नी ग्रेस कैनेडी और उसकी बेटी बैठी थी। लेकिन ये लोग तो उस बग्घी का पहचान किए थे जिसमें डगलस किंग्सफोर्ड आता जाता था। तो उस बम धमाके में ग्रेस कैनेडी और उसकी पत्नी की हत्या होती है। तत्काल वो लोग मारे जाते हैं क्योंकि धमाका ही इतना तेज तेज था कि बग्घी के परखच्चे उड़ जाते हैं और ये लोग बम फेंक कर वहां से भाग निकलते हैं। और भागते भागते ये लोग बेनी रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। वहां से मुजफ्फरपुर से लगभग 25 मील दूर बेनी रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। खुदीराम बोस जी और प्रफुल्ल चाकी जी एकदम थके हारे वहां पे पानी पीते हैं, अपने मुंह हाथ धुलते हैं और ये निर्णय लेते हैं कि अब क्योंकि इतना घातक अंजाम, इतनी बड़ी हत्या ये लोग किए थे, डगलस किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किए थे। इनको ये नहीं इनको ये नहीं पता था कि डगलस किंग्सफोर्ड मारा या कोई और। अभी इनको इस बात का कोई एहसास नहीं था। जब ग्रेस कैनेडी और उसकी पत्नी की हत्या हुई, डगलस किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास हुआ, ये बात पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल गई और इन दोनों लोगों को तत्काल पकड़ने के लिए पुलिस बटालियन भेजी गई। ये लोग कहाँ, क्या, कैसे आए, कैसे इन घटनाओं को अंजाम दिया, सारी बातों को इकट्ठा करने का आदेश डगलस किंग्सफोर्ड ने दिया। साथियों, इन दोनों लोगों ने निर्णय लिया कि अब हम कुछ समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे क्योंकि इतने बड़े हत्याकांड के बाद अपनी पहचान भी छुपानी थी इन लोगों को। और ये लोग निर्णय लेते हैं और निर्णय लेने के बाद प्रफुल्ल चाकी जी वहां से चले जाते हैं। थोड़े ही समय बाद खुदीराम बोस जी को ये एहसास होता है कि हम थोड़ा विश्राम कर ले क्योंकि ये लोग थके थे,
काफी ज्यादा थके भी थे और डरे भी थे। ये विश्राम करने की सोच ही रहे थे, तभी उनको कुछ लोग बात करते हुए सुनाई देते हैं, अरे आज तो किंग्सफोर्ड पर हमला हुआ, और उसकी किस्मत देखो कि वो बच गया और ग्रेस कनेडी और उसकी पत्नी, दो अंग्रेज अधिकारी की बेटी और पत्नी मारे गए। इस बात को सुनकर खुदीराम बोस को बहुत धक्का लगा कि फिर वो बच गया, और ये डर बस इनके मुंह से निकलता है, क्या डगलस किंग्सफोर्ड बच गया? क्योंकि पुलिस इनकी तलाश थी, पुलिस को इनकी तलाश थी। वहां पे सिविल ड्रेस में, सादे ड्रेस में पुलिस थी आसपास, इसके गुप्तचर थे, तो इनको संदेह के आधार पर पकड़ लिया जाता है। और एक भूल इनसे ये हुई कि जब ये बम फेंक कर भाग रहे थे तो इनकी चप्पल वहां पे छूट गई थी। फिर क्या था, पुलिस अधिकारियों ने, पुलिस के लोगों ने, ब्रिटिश के लोगों ने इनको पकड़कर मजिस्ट्रेट के सामने ले आते हैं। इनको वो चप्पल पहनाई जाती है और वो चप्पल फिट आती है। इधर प्रफुल्ल चाकी जी की भी तलाश चल रही थी, वो भी पकड़े जाते हैं। पुलिस से घिरा देखकर ये खुद को गोली मार लेते हैं। प्रफुल्ल चाकी जी को पुलिस के हाथों मारा जाना या अपनी गुप्त क्रांतिकारी संस्था युगांतर, जो पी मित्रा द्वारा बनाई गई थी, उसकी कोई सूचना देना इनको मुनासिब नहीं लगा, तो इन्होंने अपने आप को गोली मारकर अपनी जान दे दी। साथियों, खुदीराम बोस जी को जब किंग्सफोर्ड के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, तो इनके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था, कोई मलाल नहीं था। साथियों, इन्हें थोड़ा सा भी अफसोस नहीं था। इनके जीवनीकार लक्ष्मेंद्र नाथ चोपड़ा जी लिखते हैं कि वो 18 साल का बालक, अब इनकी एज लगभग 18 साल, 17.5 18 के करीब हो चुके थे। वो निर्भीक निडर युवा, और जब इनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा रहा था, इनके सम्मान में जो भारतीयों के नारे लगाए जाते थे, इनका उत्साह वर्धन कराए जाते थे। सुबह खुदीराम बोस की जय हो, खुदीराम बोस अमर रहे के नारे लगाए जाते थे, और ये मुस्कुराते हुए 4 सैनिक इनको पकड़ के ले जा रहे थे, एकदम हंसते हुए प्रसन्न मुद्रा में, कोई अफसोस नहीं, कोई मलाल नहीं, बच गया फिर मारेंगे। खुदीराम बोस को पकड़कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दी जा रही थी। उस वक्त लगभग 18 साल, चेहरे पर कोई भय नहीं, हाथ में भगवत गीता लिए, चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए। मजिस्ट्रेट का आदेश था कि इसको तत्काल हैंग कर दिया जाए, फांसी दे दी जाए। लेकिन ये तो शेर, माटी के लाल, इनको क्या चिंता थी, दे दो फांसी, हम नहीं तो कोई और खुदीराम बोस मारेगा तो जरूर। यह भारत के इतिहास में पहली फांसी थी जो खुदीराम बोस को दी गई। इससे पहले आज तक कभी किसी को फांसी नहीं दी गई थी, खासकर इतनी कम उम्र में। साथियों, खुदीराम बोस जी ने पूरे ब्रिटिश हुकूमत को हिला कर रख दिया था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जी, और ये पी मित्रा जी द्वारा बनाई गई जो गुप्त क्रांतिकारी संस्था युगांतर थे, उनके सदस्यों में से सबसे प्रभावशाली, सबसे तेज तर्रार युवा क्रांतिकारी थे।
जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। साथियों, कहते हैं कि इस घटना के बाद किंग्सफोर्ड इतना भयभीत हो गया, इतना ज्यादा डर गया कि वो उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो अपने कमरे से नहीं निकलता था, आना जाना बंद कर दिया, बाहर निकलना बंद कर दिया। और कुछ समय बाद उसके डर के कारण, इतना ज्यादा वो डर चुका था कि हृदयाघात आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। साथियों, ऐसे थे हमारे खुदीराम बोस, जिनके बारे में जितना कुछ कहा जाए, जितना कुछ पढ़ा जाए, जितना कुछ सुना जाए, सब कम है। हम मानते हैं हमारे पास शब्द कम है, लेकिन आपको जितनी भी जानकारी दी गई सब उचित और सच्ची है। साथियों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को पूरा पूरा देखें, और अगर आपको लगे कि हाँ, हमने कुछ थोड़ी बहुत मेहनत की, थोड़ा बहुत आपको कुछ सिखाने का प्रयास किया, तो साथियों हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। और अगर आपको लगता है कि हमने या हमारे अंदर कोई कमी या हमारे बोलने में कोई कमी हुई हो या आपको लगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। साथियों, ये हमारा पहला वीडियो है हमारे महानायक श्रृंखला का, तो हम मानते हैं कि हमारा पहला वीडियो है, थोड़ी सी असहजता महसूस हो सकती है, लेकिन हमारे शब्द सही हैं। जो हमारे महानायकों की सच्ची कहानियां हैं, उनमें से एक महानायक खुदीराम बोस जी की हमने आपको कहानी सुनाई। आशा है आप सब बड़े ही धैर्यपूर्वक सुने होंगे, कुछ न कुछ सीखने को आपको मिला होगा। और अगर आपको लगता है कि हमें सुधार करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।